वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 क्या था, उससे रिलेटेड सारी चीज़ों को देख चुके हैं। अब हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी के हिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो कि है आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसको अदरवाइज एलपीजी पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। सो व्हाट इज दिस एलपीजी पॉलिसी? व्हाट फैक्टर्स made Indian government to force from the ongoing policy towards the LPG policy? क्या चीजें थी, क्या कारण थे जिसकी वजह से हमें एलपीजी पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी पड़ी? ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब सब लोग खोजता है। तो आज हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि हमारा क्या कारण थे एलपीजी पॉलिसी की तरफ शिफ्ट करने के लिए। 1991 में ऐसी क्या दिक्कतें आई थी? दूसरी बात, उस पॉलिसी में क्या क्या मेजर्स रखे गए, उनको पूरी तरीके से फुल फ्लेज और पूरे डिटेल में हम देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। इसके हो सकते हैं 2-3 पार्ट रहें जिसमें हम सारे मेजर्स को बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या वो चीजें थी जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट को 1991 में फोर्स हुआ और शिफ्ट होने को मजबूर होना पड़ा, अपने जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज थी उसको छोड़कर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की तरफ बढ़ना पड़ा। तो कुछ रीजंस मैंने 5-6 आपके बोर्ड्स पे लिखे हुए हैं। जैसे पहला था आपका पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। हमने इसके प्रीवियस चैप्टर पढ़े हैं। देखिए इंडियन इकोनॉमी में 3 चैप्टर, तीनों इसी हिसाब से हैं। जैसे पहला चैप्टर आपने पढ़ा 1947 का, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, फिर पढ़ा 1950 टू 1990, और अब पढ़ेंगे 1991। ये लेसन नंबर 1, ये 2 और ये 3। ये 3 चैप्टर बिल्कुल सीक्वेंस में ही है। यानी 1947 से जब इंडिपेंडेंस हुआ तो क्या स्थिति थी, दूसरा चैप्टर बताता 1950 टू 1990 में क्या सिचुएशन रही, और तीसरा बताता 1991 में, क्योंकि इसको अलग से इसलिए पढ़ा जा रहा है, यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस किए गए थे जो आज तक उसके इफेक्ट्स हैं। तो 1950 टू 1990 में यहाँ पे पब्लिक सेक्टर को रोल को बहुत बढ़ा दिया गया था, जिसकी वजह से सारा का सारा प्रेशर किस पे था? पब्लिक सेक्टर पे था। लेकिन पब्लिक सेक्टर से उम्मीद रखी जा रही थी कि वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करे, जिसकी वजह से इकोनॉमी का ग्रोथ हो, जीडीपी बढ़े, तमाम चीजें हो। लेकिन एट द एंड ऑफ 1990 में ये समझा गया, ये देखा गया कि उनके परफॉर्मेंस बहुत अच्छे नहीं रहे, बहुत रिमार्केबल परफॉर्मेंस नहीं रहे, जिसकी वजह से इकोनॉमी की सिचुएशन और खराब हो गई, क्योंकि सारा का सारा गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का प्लान, सारा कुछ जो है डाइवर्टेड था पब्लिक सेक्टर की तरफ। प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया जा रहा था। इस वजह से पब्लिक सेक्टर के परफॉर्मेंस के खराब होने की वजह से सारा का सारा ही खेल उल्टा हो गया। तो पहला तो एक रीजन ये था, क्योंकि हमको अब रिवाइव करना था अपने आप को वापस से, तो एक तो ये कारण हो गया। दूसरा बोला कि डेफिसिट इन बीओपी। बीओपी का आप जानते होंगे, इसका फुल फॉर्म होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में इसको पढ़े होंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है कि हम क्या करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में, हम जो भी एक्सपोर्ट और जो भी इंपोर्ट एक साल के अंदर किसी भी कंट्री में किया गया है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा डेफिसिट में जा रहा था। डेफिसिट मतलब होता है सिंपली कि जहां पे एक्सपोर्ट या इंपोर्ट जो है ज्यादा हो जाए एक्सपोर्ट से, या फिर एक्सपोर्ट्स कम हो जाए इंपोर्ट से, ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं डेफिसिट बीओपी। इसके पीछे कारण ये था कि बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हमने लगा दिया था। आपने पढ़ा होगा 1950 में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी हमने अपनाई थी, जहां पे हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा दे रहे थे, इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करके रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे, कोटास फिक्स किए थे, तमाम चीजें किए थे। उसके बावजूद हमारा इंपोर्ट बढ़ा, और एक्सपोर्ट जो कि बढ़ना चाहिए था वो बहुत सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं दे पाया। तो एक दूसरा कारण ये भी था कि हमको शिफ्ट होना पड़ा। तीसरा बोलता इन्फ्लेशनरी प्रेशर, क्योंकि मनी सप्लाई ज्यादा थी और जो बेसिक कंजप्शन गुड्स थे वो उनकी प्रोडक्शन बहुत कम थी, जिसकी वजह से आपको मालूम है जब गुड्स की प्रोडक्शन कम रहेगी, उसकी डिमांड ज्यादा रहेगी, तो इनडायरेक्ट रिलेशन आपको समझ में आ जाएगा कि प्राइजेस कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होने लगती हैं, बढ़ने लगती हैं। एक ये भी तीसरा कारण था। चौथा बोला गया फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। हमारे कंट्री का जो फॉरेन एक्सचेंज रेट था वो बहुत बुरी तरीके से गिर गया था उस टाइम, जिसकी वजह से
और हमारे जो गुड्स थे वो बहुत इंटरनेशनल मार्केट में बहुत महंगे हुआ करते, जिसकी वजह से लोग उसको खरीदना पसंद नहीं करते थे। जब गुड्स खरीदेंगे नहीं, बिकेगा नहीं, तो हमारा एक्सपोर्ट ही नहीं हो पा रहा था, तो हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज आते थे वो बहुत कम हो गए थे। तो एक रीजन ये भी रखा गया। फिर ह्यूज बर्डन और डेट्स। अब यहाँ पे जो उधार हमने ऑलरेडी लिया ही हुआ था दूसरे कंट्रीज से, उसके जो इंटरेस्ट पेमेंट है वही दे पाना हमारे लिए मुश्किल और मुसीबत का कारण बन रहा था। अब सोचिए, उसको रिपेमेंट की तो बात ही छोड़ दीजिए, अभी तो हम उसके इंटरेस्ट पे आउट को भी नहीं देख पा रहे थे, इतनी हमारी स्थिति खराब हो चुकी थी। फिर बोला गया इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। देखिए, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट का मतलब यहाँ गवर्नमेंट के मैनेजमेंट की बात की जा रही थी। वहां पे गवर्नमेंट नॉट एबल टू जनरेट रेवेन्यू। गवर्नमेंट के रेवेन्यू के सोर्सेज बेसिकली आपके टैक्स रेवेन्यू सोर्सेस है, तो वहां से भी गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही थी। और जो उसके एक्सपेंडिचर्स थे, जो गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करने थे इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, दे वर मोर देन दी रेवेन्यू। मतलब एक्सपेंडिचर्स वर मोर देन दी रेवेन्यू। तो ये सब कुछ कारण रहे जिसकी वजह से इंडिया को मजबूर होना पड़ा और हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तरफ मूव ऑन करना पड़ा। जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज चल रही थी, जो भी पॉलिसीज बनाई गई थी 1950 टू 1990 के बीच, वो सबके अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, इसलिए हम मूव ऑन किए। अब मूव ऑन किए तो कहाँ गए, वो इस पार्ट में देखिए। फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए हम गए किसके पास? आईबीआरडी। आईबीआरडी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसको अदरवाइज वर्ल्ड बैंक के नाम से पॉपुलरली आप देखेंगे तो वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है, और आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। इन दोनों के पास हम पहुंचे, हम मतलब इंडियन गवर्नमेंट पहुंची 1991 में इनसे फाइनेंशियल हेल्प के लिए, यानी पैसों के लिए, लोन के लिए। इन्होंने कहा ठीक है, हम आपको लोन देंगे $7 बिलियन का, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं, कुछ हमारे कंडीशंस है, आप वो करेंगे तो आपको इजीली हम लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। भाई मरता क्या नहीं करता, ये हुआ, ठीक है भाई बताइए क्या आपके कंडीशंस हैं। तो उन्होंने कुछ ये बेसिक 3 कंडीशंस मोटा मोटी हिसाब में रखा, और बाकी इसको फुल फ्लेश तरीके से अभी हम देखेंगे। पहला इन्होंने रखा कि रिमूव रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि इनको मालूम था किसी भी इकोनॉमी में अगर बैलेंस रहेगा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में तो ही इकोनॉमी प्रोग्रेस कर पाएगी। और हम किसी को लोन दे रहे हैं और हम ये एक्सपेक्ट करें कि भैया ये हमारा लोन का पैसा ही नहीं दे पाएगा, इंटरेस्ट ही नहीं दे पाएगा, लोन तो रिपेमेंट की बात ही छोड़ दो, कि वैसे इकोनॉमी या वैसे लोग को कौन लोन देगा। तो इसलिए हम चाह रहे थे कि ये एटलीस्ट कमाए, तभी तो इंटरेस्ट देगा, तभी तो लोन का रिपेमेंट करेगा। तो इसलिए इन्होंने पहला शर्त रखा कि आप जो प्राइवेट सेक्टर का रोल आपने बिल्कुल नेग्लिजिबल कर दिया था 1950 टू 1990 में, इसको पहले आप इनको भी बढ़ावा दीजिए अपने इकोनॉमी में। दूसरी बात इन्होंने रखी, रिमूव ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस। जैसे हमने टैरिफ्स इंपोज किए थे, कोटाज लगाए थे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को अपनाया था, जिससे कि हमारा ज्यादा इंपोर्ट वगैरह पे फोकस ना हो पाए। इन्होंने कहा उस रिस्ट्रिक्शन को हटाइए, अपनी इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी फिर से बनाइए और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कारोबार को बढ़ाइए, जिससे कि आपके पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा और आप अपने आप को एक स्टेबल पोजीशन में पाएंगे आने वाले कुछ सालों में, ठीक है। तीसरा इन्होंने कहा, रेड्यूस एक्सेसिव रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मेनी एरियाज। कई सारे एरियाज में गवर्नमेंट का रोल जो था वो बहुत ज्यादा हो गया था। तो इनका एक कंडीशन ये भी रखा गया कि गवर्नमेंट का जो रोल है वो जितनी जरूरत हो उतनी रखिए। बहुत एक्सेसिव कंट्रोल से क्या हो रहा है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बनने लगे, फिर रूल्स रेगुलेशन को फॉलो अप करने के लिए तमाम चीजें होने लगी, तो उससे जो एक फ्री हैंड मिलता है, जो एक वर्किंग एनवायरनमेंट मिलता है, वो सब नहीं मिल पा रहा था। तो इसलिए इन्होंने ये कंडीशंस अपनी कुछ छोटी मोटी से रखी, इसको फुल फ्लेज में फिर हमने दूसरी तरीके से इम्प्लीमेंट किया। वो था हमारा, इस चैप्टर का नाम जो है वही एलपीजी पॉलिसी। तो अब इसके मेजर्स भी 2 तरीके के रखे गए, वो अभी हम देखते हैं। देखिए, ये इसके कुछ मेजर्स रखे गए थे। बेसिकली न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का यहीं से जन्म हुआ 1991 में। कैसे हुआ, रीजंस हमने देख ही लिए। अब इसमें 2 टाइप के मेजर्स रखे गए, पहला स्टेबलाइजेशन, दूसरा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स। स्टेबलाइजेशन का मतलब वो शॉर्ट टर्म मेजर्स थे, उसमें बेसिकली 1-2 काम किए गए। जैसे जनरली क्या किया गया, एक तो आपका है करेक्ट बीओपी एंड मेंटेन फॉरेन एक्सचेंज। जब आपका बीओपी का जो डिसइक्विलिब्रियम या डेफिसिट हो रहा था उसको करेक्ट करिए। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये फॉरेक्स का मतलब होता है, ये 2 वर्ड से बना है, फॉर और एक्स, मतलब फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ाइए। उसके बाद है कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का मतलब होता था प्राइस राइज, इसको जरूर कंट्रोल करिए, क्योंकि ये नहीं रहेगा तो अमीर आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आलू प्याज के दाम जो है 100-150 रुपए किलो हो जाए, लेकिन जो गरीब जनता है, जो कि जिनकी आबादी बहुत ज्यादा है अभी हमारे कंट्री में, अभी भी है और उस टाइम तो और ज्यादा थी, उनको फर्क पड़ेगा, वो तो भूखे मरने लगेंगे। तो इसलिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। दूसरा इन्होंने रखा है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर, जिसमें इन्होंने, ये बेसिकली लॉन्ग टर्म मेजर्स थे जो लंबे समय तक काम करने वाले थे।
इसमें इन्होंने कहा इम्प्रूव इकोनॉमिक एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि हमको रिसोर्सेस, अगर आप बीएसटी क्लास 12th की पढ़े होंगे तो उसमें है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। वहां बोला गया है कि इफेक्टिवनेस मतलब सिंपली किसी काम को पूरी तरीके से कर देना रिक्वायर्ड टाइम में। एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी बोलता है कि उसी वर्क को आप रिक्वायर्ड टाइम में तो पूरा करिए, बट विथ बेस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं करना बल्कि उनको ऑप्टिमम और बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना, जिससे ना ज्यादा यूटिलाइजेशन हो उसका और ना ही कम हो, रिसोर्सेज पूरी तरीके से इस्तेमाल भी हो जाए और आपका काम भी हो जाए। वो इकोनॉमिक एफिशिएंसी को दर्शाएगा। फिर इंक्रीज इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, मतलब इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया का भी पहचान बने और इनकी भी कॉम्पिटिटिवनेस रहे, इसलिए ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स रखे गए। बेसिकली मोटा मोटे हिसाब देखा जाए तो हमारे पास मेन पॉलिसी ये 3 नाम से थे, LPG, जो कि आपका चैप्टर का भी नाम है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अगर एक लेमन के तरीके से समझा जाए 1 मिनट में कि तीनों का क्या मतलब होता है, तो 1 मिनट में समझने के लिए देखिए, लिबरलाइजेशन का मतलब रिमूव रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट सेक्टर। अब रेस्ट्रिक्शंस जो भी लगाए गए थे प्राइवेट सेक्टर पे उनको आप हटाइए। बेसिकली इसमें लाइसेंस वगैरह को कम करना, जो प्रोसीजर से कम करना, टैरिफ कोटा को हटाना, ये सारा काम किया गया। दूसरा है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन सिंपली क्या कहता है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट सेक्टर। सिंपल तरीके से, वैसे तो ये डिसइन्वेस्टमेंट होता है लेकिन प्राइवेटाइजेशन के अंडर में ही सब आता है। जो पब्लिक सेक्टर यूनिट सिक हो गई हैं, खराब हैं, नहीं अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पा रही, उनको प्राइवेट सेक्टर को दे दो, वो अपने हिसाब से चलाएं। और तीसरा है ग्लोबलाइजेशन। इसमें बेसिकली बस एक लाइन लिखा गया, इंटरग्रेटिंग अवर इकोनॉमी विथ वर्ल्ड इकोनॉमी। अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटरग्रेट कराने को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन। तो ये बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट मेजर्स थे। अब हमको डिटेल में इन्हीं सबको पढ़ना है कि लिबरलाइजेशन के अंदर में कौन कौन से सेक्टर्स में कौन कौन सा रिफॉर्म हुआ, प्राइवेटाइजेशन कैसे हुआ, ग्लोबलाइजेशन में किस तरीके से इकोनॉमी को इंटीग्रेट किया गया वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ। तो चलिए फिर आगे देखते हैं।